जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि पिछले वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। प्रेजेंट टाइम में हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, जिसके तहत आई थिंक ये 22वां या 23वां लेक्चर होगा, जिसके तहत हम लोग कवर करेंगे दक्षिण भारत का इतिहास। और इसमें हम लोग देखेंगे संगम युग को। यह जो वीडियो है गुप्तोत्तर काल का वीडियो है। क्यों? क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने हर्षवर्धन को पढ़ा था, वर्धन वंश को पढ़ा था, और उसके साथ ही जितने भी समकालीन शासक थे उनके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे कि मालवा का देवगुप्त हो गया, कन्नौज का मौखरी वंश का शासक गृहवर्मा हो गया, और बंगाल में गौड़ वंश का शासक शशांक हो गया, और चालुक्य वंश का प्रतापी शासक जो था, जो दक्षिण भारत में था, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में, जिसे हम लोग पुलिकेशन द्वितीय बोलते थे, जिसने हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को नर्मदा नदी पर रोक दिया था। उन सभी राजवंशों के बारे में हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था। अगर आप लोग नए हैं तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए, उसके बाद ही शुरू हो जाता है हमारा दक्षिण भारत का इतिहास। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि गुप्त वंश की समाप्ति के बाद उत्तर भारत में जितने प्रतापी शासक थे उन सब में निकल कर आया था वर्धन वंश। उसके बाद दक्षिण भारत की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो दक्षिण भारत में कुछ छोटे मोटे राजवंश ऐसे थे जो स्वतंत्र होकर अपनी सत्ता संभाले हुए थे, तो उन्हीं के बारे में हम लोग आज कवर करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग 3 राजवंशों को जानेंगे। कौन कौन से? पहला हम लोग पढ़ेंगे चेर राजवंश, दूसरा चोल राजवंश, और उसके बाद पांड्य राजवंशों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और अगले वीडियो में हम लोग राष्ट्रकूट वंश, पहला वंश और जितने भी राजवंश हैं सबके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। और कल के वीडियो के बाद, जैसे जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इसके बाद एक वीडियो और आएगा और हम लोग पूरी तरह से प्राचीन भारत के इतिहास को समझ लेंगे। उम्मीद करता हूं कि यह प्रयास मेरा आप लोगों को पसंद आ रहा होगा और आप लोगों के जितने भी कंफ्यूजन थे वो सॉल्व हो चुके हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूं, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप लोगों को हिंदी माध्यम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करवाई जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एक भी रुपए आपसे नहीं लिया जाता है और सभी कंटेंट आपको फ्री में दिए जाते हैं। जरूरत है तो सिर्फ आप लोगों के हार्डवर्क और मेहनत की। ठीक, चलिए आते हैं बोर्ड पर, समझने का प्रयास करेंगे। दक्षिण भारत के इतिहास में जिस वीडियो को हम लोग आज कवर करेंगे, इसमें 3 राजवंश मैंने आप लोगों को बताया, चोल, चेर और पांड्य। इन राजवंशों के टाइम पीरियड को संगम युग क्यों कहा जाता है? कई बार प्रश्न बना है संगम युग से। ठीक, ध्यान से समझिएगा। संगम एक संस्कृत का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सभा। दक्षिण भारत का इतिहास है तो वहां पर तमिल भाषा बोली जाती थी, तो बहुत सारे तमिल कवि क्या होते थे, एक जगह एकत्रित होते थे और रचनाएं करते थे। उसी को बोला जाता था सभा, और संस्कृत में उसे संगम बोला जाता है। तो वही टाइम पीरियड है। अगर बात करें कब का है, तो 100 ईस्वी से लेकर 100 एडी से लेकर आपके 300 ईस्वी तक यह चला है। ठीक, अगर बात करें तो उस समय उत्तर भारत में भी बहुत सारे राजवंश चल रहे थे, लेकिन ये दक्षिण भारत का इतिहास है तो समकालीन हो सकता है यह, लेकिन इसका जो टाइम पीरियड है वह 100 से लेकर 300 ईस्वी के बीच का है। अर्थात उत्तर भारत में उस समय जो शासन चल रहा था उनके समकालीन ही है, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस उस समय ज्यादा नहीं थी। ठीक, तो संगम युग को आज हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे, टाइम पीरियड देखेंगे, और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो ये तीनों राजवंश हैं इनकी क्या क्या उपलब्धियां रही भारत में, इन्होंने कहां कहां शासन किया। मैप बनाएंगे, मैप के माध्यम से हम लोग समझेंगे। चलिए बोर्ड पर आते हैं। सबसे पहले संगम के बारे में हम लोग जानते हैं। ये जो संगम है, संगम यह संस्कृत भाषा का शब्द है और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सभा। ठीक, अगर इसके समय की हम लोग बात करें, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया, तो वह 100 एडी से लेकर 300 एडी तक चलता है। अर्थात 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी के बीच का माना जाता है। हालांकि संगम युग का जो टाइम पीरियड है उतना क्लियर नहीं है, लेकिन बेसिकली इतना माना जाता है। ठीक, यह जो सभा होती थी तमिल कवियों की सभा होती थी। ठीक, तमिल कवियों की सभा, और इसमें जो रचनाएं हुई, मैंने सारी चीजें आप लोगों को बताया, उसे कहा गया तमिल साहित्य। क्या? तमिल साहित्य। और इन्हीं तमिल साहित्यों को संगम साहित्य कहा गया। मैंने आप लोगों को इतिहास के दूसरे वीडियो में ही बताया था, जब
इतिहास जानने के स्रोत हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था क्या क्या, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हम लोगों ने अभिलेख, चित्रकला, वास्तुकला, भवन, स्मारक, मूर्तियां और सिक्के देखे थे। उसके बाद जो साहित्यिक स्रोत थे उसमें हम लोगों ने भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य देखा था। उनमें से जो भारतीय साहित्य था उसे हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था। कौन कौन सा? ब्राह्मण साहित्य, धर्मनिरपेक्ष धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और संगम साहित्य। तो ये वही संगम साहित्य है। फिर ब्राह्मण साहित्य को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था। धार्मिक साहित्य को ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। और जो संगम साहित्य है इसमें हम लोगों ने 4-5 रचनाएं उस समय देखी थी, जैसे शिलप्पाधिकारम, मणिमेखलय, जीवक चिंतामणि और कुरल, ठीक, तिरुकुरल। ये सारी रचनाएं आज हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक, तो ये कोई फालतू का वीडियो नहीं है, संगम युग है जो यहाँ के जो साहित्य हैं वर्ल्ड फेमस रहे हैं। ठीक, चलिए हम लोग इसके बारे में आगे बात करेंगे। रचनाएं जो हुई उन्हें तमिल साहित्य या फिर संगम साहित्य कहा गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख राजवंश की अगर हम लोग बात करें इस समय में कौन कौन से राजवंश आए, तो चेर, चोल और पांड्य, इन 3 राजवंशों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले इन तीनों की विशेषता देख लेते हैं कि तत्कालीन भारत में ये कहां शासन कर रहे थे, भारत के किस छोर पर। तो देखिए, ये इंडिया हो गया, तो ये जो छोर था ये किसका था, तो यहां पर शासन कर रहे थे चेर। और यह जो पक्ष था तमिलनाडु का क्षेत्र था, यहां पर पांड्य राजवंश था। कौन सा? पांड्य राजवंश। और यह जो क्षेत्र है यहां आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में कौन था, तो चोल। इन तीनों राजवंशों के प्रतीक चिन्ह हैं, उन्हें आप लोग देख लीजिए। जैसे चेर हो गए, चेरों का प्रतीक चिन्ह धनुष था। चोल जो थे इनका प्रतीक चिन्ह बाघ था। ठीक, और जो पांड्य थे इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह मछली था। देखिए कई बार प्रश्न यहां से बना है कि निम्न में से किस राजवंश का प्रतीक चिन्ह मछली था, या ऐसे पूछ लेगा कि पांड्य राजवंशों का प्रतीक चिन्ह निम्न में से कौन सा था। ऑप्शन में देगा आपको धनुष, मछली, बाघ और कोई और जानवर या फिर कोई अन्य वस्तु देगा। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें जो पांड्य थे उनका प्रतीक चिन्ह मछली था, और जो चोल थे, चोल का प्रतीक चिन्ह कौन सा था, तो वह बाघ था। अगर हम लोग बात करें चेर की, तो चेर का प्रतीक चिन्ह धनुष था। ठीक, तो ये मैप हो गया, इन 3 जगहों पर यहाँ लोग शासन कर रहे थे। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसे रफ करेंगे क्योंकि बोर्ड की कमी पड़ेगी, मैप के माध्यम से आप लोग समझा करिए। चलिए अब देखते हैं कि ये जो सभा थी कितनी बार हुई, तो कुल 3 बार सभाएं हुई थी। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को याद करवाऊंगा। प्रथम सभा कहां हुई, मदुरई में, ऐसे याद करिए। द्वितीय सभा कहां पर हुई, कपाटपुरम में। तृतीय कहां पर हुई, उत्तरी मदुरई। अभी मैं आप लोगों को याद करवाऊंगा, निश्चिंत रहिए। अब इसके जैसे हम लोगों ने बौद्ध धर्म पढ़ा था ना, तो बौद्ध धर्म में हम लोगों ने टाइम पीरियड देखा था, 4 सभाएं हुई थी। चारों के अध्यक्षों के बारे में हम लोगों ने देखा था, स्थान के बारे में देखा था, और संरक्षण किस शासक का मिला था उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर टाइम आपको नहीं देखना है। पहली का स्थान कहाँ हो गया, मदुरई। दूसरी का स्थान कपाटपुरम में। तीसरी सभा कहाँ पर हुई, तो उत्तरी मदुरई में। तो यह पहली और तीसरी मदुरई में हुई, यह याद रखिए। और जो बीच वाली अर्थात दूसरी है वह कपाटपुरम में हुई थी। कुल 3 सभाएं हुई थी। अगर इसके अध्यक्ष की हम लोग बात करें, बहुत इजी है, अगस्त्य ऋषि। इसके पहली सभा के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि, दूसरी सभा के अध्यक्ष भी यही थे। कौन, अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि। यह सभा किस लिए होती थी, इन साहित्यों की रचना करने के लिए। ठीक,
इसीलिए इसे संगम युग बोला जाता है। अब तीसरे पे अगर हम लोग आए तो तीसरी जो सभा थी इसके अध्यक्ष बदल जाएंगे। उनका नाम क्या पड़ेगा? तो उनका नाम था नक्कीर। क्या था मित्रों? नक्कीर। अब बात आई कि सर किन शासकों के संरक्षण में हुआ? 3 शासक आपने बताया, चेर, चोल और पांड्य। तो इनमें से जो पांड्य शासक थे, पांड्य और पांड्य, कितना इजी है ना। कभी भी आप लोग जैसे कोई सभाएं हो गई या कोई रचनाएं हो गई, इस फॉर्मेट में कभी मत याद करना। आप लोग हमेशा ऐसे याद करिए, पहली सभा, दूसरी सभा, तीसरी सभा। पहली सभा हुई मदुरई में, दूसरी हुई कपाटपुरम में, तीसरी हुई कहां पर? उत्तरी मदुरई में। अब इसके अध्यक्ष की बात करें, पहले का अध्यक्ष अगस्त ऋषि, दूसरे का अगस्त ऋषि, तीसरे का नक्कीर। संरक्षण किसने किया? तो एक ही राजवंश ने किया, जो था पांड्य राजवंश। अब यहां से प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से किस शासक के समय में संगम की सभाएं हुई थी? संगम युग की सभाएं हुई तो पांड्य शासकों में, क्योंकि तीनों सभाएं पांड्य शासकों के संरक्षण में ही हुई थी। ठीक, ये हो गई। समझ में आई चीजें? आप लोग इसे सही तरीके से याद कर लेंगे, मैं रफ नहीं करूंगा इसे। ठीक, यहां लिख लीजिएगा क्रम, यहां लिख लीजिएगा स्थान, यहां पर अध्यक्ष और यहां पर संरक्षक। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इन राजवंशों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला राजवंश चोल पढ़ेंगे हम लोग, चोल वंश। इसका प्रतीक चिन्ह मैंने आप लोगों को अभी क्या बताया था? बाघ। यहां पर लिखा भी होगा चोल, बाघ। देखिए इनके टाइम पीरियड पर और शासकों के पीछे आपको नहीं पढ़ना है। 2 पॉइंट में आप लोगों को बताऊंगा, ज्यादा से ज्यादा 3। ठीक, उसे ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। और अगर आपको लगता है कि हमें और नॉलेज लेना चाहिए इनके बारे में, जितना भी नॉलेज हो सके, तो आप लोग एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा जो ध्येय होता है ना, आप लोगों को पूरा प्रोफार्मा बताना और मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लगे वो बताना। और आप सबको पता है जो भी कंटेंट मैं देता हूं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, जहां से प्रश्न बनने की संभावना हो। कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इस तरह से चीजें बोर्ड पर लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग भी इसी तरह से लिखिए। सबका माइंडसेट अलग होता है। जैसे मैंने बोला कि यहां जो मैंने लिखा ये मैं तो समझ जाऊंगा, आगे चल के आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। संगम संस्कृत सभा क्या है? मैंने क्या बोला था आप लोगों से? संगम एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सभा। तो आप लोग पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं, लेकिन टाइम अपना बचाने के लिए मैंने इस तरह से लिखा है, जिससे रिवीजन करिए आप लोग तो प्रॉब्लम ना हो। यहां से देखते ही पता चलेगा संगम, संगम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ सभा है। ठीक, तो इसी वजह से मैं सारे फॉर्मेट छोटे लिखता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो चोल वंश थे, इनकी कुछ विशेषताएं। प्रतापी शासक, पहले इसका देख लीजिए। प्रतापी शासक कौन था? तो करिकाल इसका प्रतापी शासक था, चोल वंश का। और उसके बाद इसकी राजधानी, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे प्रश्न बने कि इन तीनों राजवंशों में सबसे महत्वपूर्ण राजवंश कौन सा था संगम युग का, तो वह चोल राजवंश था। क्यों? क्योंकि इसकी अपनी राजधानी थी, इसका शासक भी प्रतापी था, और इसने एक काम बहुत अच्छा किया था, श्रीलंका पर भी इन्होंने विजय प्राप्त की थी। ठीक, राजधानी यहां कहां थी इनकी? तो पुहार। उस समय का पुहार आज कावेरी पट्टनम के नाम से जाना जाता है। कावेरी पट्टनम। जितने भी स्थान आप लोगों को मिलेंगे दक्षिण भारत के ही होंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कावेरी पट्टनम वर्तमान में किस राज्य में है। ठीक, चलिए, या इसका नाम चेंज हुआ है क्या? आप लोग भी थोड़ा कमेंट किया करिए, तो मुझे भी लगेगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं। ठीक, क्या यह कावेरी पट्टनम आज भी इसी नाम से है, या फिर इसका नाम चेंज हुआ है और वर्तमान में किस राज्य में है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। किसने? चोल वंश ने श्रीलंका पर विजय। बस इतने ही पॉइंट चोल वंश से संबंधित आपको पढ़ने हैं। चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था वह करिकाल था, और इसकी राजधानी पुहार थी, वर्तमान में कावेरी पट्टनम के नाम से जाना जाता है।
और इसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। इस वजह से चोल राजवंश को संगम युग का सबसे महत्वपूर्ण राजवंश माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे दूसरे की। मार्कर भी मैंने चेंज नहीं किया, आप लोग ध्यान पूर्वक देख लेंगे स्क्रीनशॉट लेते समय। जब मैं पूरा लिख दूंगा बोर्ड पर, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। अब हम लोग अगर चोल की बात कर लिए तो बचा कौन? चेर। इसका जो प्रतीक चिन्ह था मैंने आप लोगों को क्या बताया अभी? धनुष। ठीक, अब हम लोग चेर के बारे में समझते हैं। इसके सिर्फ 2 पॉइंट। पहला मैंने आप लोगों को बताया था प्रतापी शासक का नाम सेनगुट्टवन, और उसने एक बहुत अच्छा काम किया था, या फिर उस समय के हिसाब से अच्छा था बुरा था पता नहीं, पत्नी पूजा उसने शुरू की थी। तो यहां से एक चीज तो समझ में आती है कि जो महिलाओं की स्थिति थी वह उच्च थी पहले के मुताबिक, क्योंकि अगर पत्नी पूजा हो रही है तो इसका जायज सा बात है, या जायज सा मतलब है कि उस समय महिलाओं की स्थिति बेटर थी पहले की अपेक्षा। चलिए लिखते हैं, 2 ही पॉइंट है। प्रतापी शासक सेनगुट्टवन, सेनगुट्टवन ये आधा ट है। ठीक, कड़ंगी पूजा का प्रारंभ इसने किया था, जिसे पत्नी पूजा कहा जाता है। कड़ंगी पत्नी को कहा जाता था उस समय। ठीक, तो प्रश्न पत्नी पूजा न देकर यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर देगा कि निम्न में से किस शासक के समय में कड़ंगी पूजा प्रारंभ की गई थी? तो वह सेनगुट्टवन था, चेर वंश का शासक। अब तीसरे शासक के वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पांड्य। देखिए एक चीज मैं बता दूं, ये जो चोल, चेर और पांड्य है ना, कल के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इनको डीपली भी पढ़ेंगे। आज केवल प्रोफार्मा आप लोग देख लीजिए, क्योंकि जैसे चेर हो गया ना, चेर का भी प्रशासन आगे बढ़ा है, इसे हम लोग अगले वीडियो में 100% कवर करेंगे। पांड्यों को भी अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक, पहले आप लोग देख लीजिए क्या क्या कुछ बदलाव हुआ था। पांड्य का प्रतीक चिन्ह मैंने क्या बताया आप लोगों को? मछली। ठीक, यह जो पांड्य राजवंश है ना, इसके बारे में सबसे पहले उल्लेख कहां पर है? कई बार प्रश्न बनता है कि पांड्य शासकों के बारे में हमें पता कहां से चलता है? तो मेगास्थनीज ने सबसे पहले इनके बारे में बताया था। मेगास्थनीज का नाम आया, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो समझ गए होंगे मेगास्थनीज कौन था, कब आया था, इसकी रचना का नाम क्या है, और यह किसके दरबार में रहता था। अगर हो सके तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, वरना मैं आप लोगों को बता दूं, जो मेगास्थनीज था वह सेल्यूकस का क्या था? दरबारी कवि था। सेल्यूकस कौन है? तक्षशिला का शासक। किस टाइम पीरियड का? चंद्रगुप्त मौर्य के समय का। चंद्रगुप्त मौर्य ने पहला अभियान कहां पर किया था? तो यहीं पर किया था। किस जगह पर? तक्षशिला पर, जहां का शासक सेल्यूकस था। सेल्यूकस ने अपना राजदूत मेगास्थनीज दे दिया था, किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक, तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। उसकी रचना का नाम इंडिका है। प्रथम उल्लेख मेगास्थनीज करता है। अब देखिए चंद्रगुप्त, मैंने आप लोगों को क्यों बोला कि ये जो राजवंश है यह मौर्य वंश के समकालीन भी है, क्योंकि मौर्य वंश का शासन उस समय चल रहा था। मेगास्थनीज आया था तो दक्षिण भारत में पांड्यों के बारे में उसने जाना, तो अपनी पुस्तक इंडिका में उसने इसका उल्लेख किया। शासन संभवतः स्त्रियां चलाती थी। ठीक, संभवतः क्लियर नहीं है। और एक शासक था जिसका नाम था नेडियन। क्या नाम था उसका? नेडियन या फिर नेडियोन। इसने एक बड़ा काम किया था, समुद्र पूजा शुरू किया था। समुद्र पूजा, तो ये प्रश्न भी आप लोगों से बन सकता है। कड़ंगी पूजा चेर राजवंश ने शुरू किया था, समुद्र पूजा पांड्य राजवंश ने शुरू किया था। और कड़ंगी पूजा शुरू करने वाला शासक कौन था? तो सेनगुट्टवन था, जो चेर वंश का था। समुद्र पूजा शुरू करने वाला शासक कौन था? तो नेडियोन नाम का शासक था, जो पांड्य वंश का था। ठीक, इतने पॉइंट हो गए। अब आते हैं हम लोग साहित्य के बारे में थोड़ा समझते हैं। बस इतना ही पढ़ना है आपको। अब साहित्यों को देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं
अगर महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो दो हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, तो उसमें जो सबसे पहला है, यह जो पूरी घटनाएं हम लोग पढ़ रहे हैं ना, यह तमिलों की है। तो उस समय में तमिलों के प्रमुख देवता कौन थे, प्रश्न बनता है। संगम युग में तमिल के प्रमुख देवता कौन थे, तो उनका नाम था मुरुगन। क्या, मुरुगन उनका नाम था, और बाद में उनका नाम सुब्रमण्यम पड़ गया था। तमिलों के प्रमुख देवता संगम युग में कौन थे, तो मुरुगन, और मुरुगन को ही आगे चलकर क्या कहा गया, सुब्रमण्यम। ठीक। और एक पॉइंट और आता है कि ये जो तमिल थे, जो संगम युग के लोग थे, इनका आर्यीकरण किसने किया था। आर्यीकरण का मतलब है कि आर्यों से इनका कंपैरिजन किसने किया था, या फिर आर्यों के समान इन्हें किसने बताया था, तो उसी व्यक्ति ने जिसने सभाओं में अध्यक्षता की थी, जिसका नाम है अगस्त्य ऋषि। ठीक। चलिए, तमिलों के प्रमुख देवता, मुरुगन, मुरुगन सुब्रमण्यम भी इन्हें बोला जाता था। ठीक, सुब्रमण्यम भी बोला जाता था। तमिलों का आर्यीकरण किसने किया, आर्यीकरण का अर्थ है कि आर्यों से इनका कंपैरिजन किसने किया, या आर्यों के समान किसने बताया, तो अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य ऋषि ने बताया। अब आते हैं हम लोग किस पर, तमिल साहित्य, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। मतलब भाई संगम लोग हम लोग पढ़ रहे हैं ना, संगम युग, तो संगम साहित्यों को भी देखना जरूरी है ना। आप लोग काफी देर से वेट कर रहे होंगे, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनता है। जो लोग थोड़ा सा भी हिस्ट्री पढ़े हैं, संगम युग में साहित्यों पर ज्यादा फोकस करेंगे। चलिए, संगम साहित्य या फिर तमिल साहित्य, तमिल साहित्यों को ही संगम साहित्य कहा जाता था। ठीक है, आइए चलिए। आज एक प्रश्न बन रहा था माइंड में, नहीं पूछूंगा आप लोगों से, आप लोग सिर्फ एक चीज का उत्तर दीजिएगा हमें, जो मैंने आप लोगों से पूछा है। किसके बारे में पूछा था, याद दिला दूं, कावेरी पट्टनम के बारे में पूछा है। वर्तमान में यह कहां है, वर्तमान में इसका नाम यही है या फिर बदल गया है। ठीक, ज्यादा प्रश्न पूछ लेता हूं तो आप लोग कंफ्यूज तो नहीं होते। चलिए, पहली रचना है सिलप्पाधिकारम। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं ना, उनको ये पूरा का पूरा हलवा लग रहा होगा, क्योंकि मैंने कई बार इसे रिपीट करवाया है। सिलप्पाधिकारम, इसकी रचना किसने की थी, रचना की थी इलंगो आदिगल, आदिगल नाम के व्यक्ति ने की थी। और ये क्या है, प्रेम प्रसंग। क्या बात है सर, प्रेम प्रसंग। क्या होता है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था कोवलन, कोवलन नाम का व्यापारी है, और उसकी पत्नी का नाम कड़ंगी है, और उसकी प्रेमिका एक नर्तकी है, नृत्यांगना से उसे क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। किसे, जो व्यापारी था। ठीक, और उस लड़की का नाम क्या था, तो माधवी। इन तीनों से प्रश्न बनता है कि सिलप्पाधिकारम कैसी रचना है, तो यह प्रेम प्रसंग है। किसके प्रेम के बारे में बात किया जाता है, तो एक व्यापारी और उसकी पत्नी और एक नर्तकी के बीच में प्रेम प्रसंग की बात की गई है। रचना किसने की है, इलंगो आदिगल ने। उन तीनों पात्रों का नाम क्या है, तो जो व्यापारी था, व्यापारी का नाम कोवलन, पत्नी का नाम कड़ंगी, और नर्तकी का नाम माधवी था। आप लोग लिख लेंगे, मैं लिखने वाला नहीं हूं। दूसरे अगर हम लोग साहित्य की बात करें, तो तोलकाप्पियम, तोलकाप्पियम, यह तोलकाप्पियम किसकी रचना है, तो तोलकाप्पियर की रचना है। किसकी, तोलकाप्पियर की रचना है। और यह किस प्रकार की रचना है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, तो यह एक व्याकरण ग्रंथ है। क्या है डियर, तोलकाप्पियम
एक रचना है किसकी, तोल्कापियर की, और यह एक व्याकरण ग्रंथ है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तीसरी रचना पे अगर हम लोग बढ़े, तिरुकुरल, कहीं कहीं इसे तिरक्कुरल भी बोला जाता है, आधा क फिर क, तिरक्कुरल भी बोला जाता है या तिरुकुरल भी बोला जाता है, ठीक। और इसके रचनाकार कौन है, तो तिरुवल्लुर। कौन, तिरुवल्लुर नाम के व्यक्ति ने इसकी रचना की थी। तिरुवल्लुर या फिर तिरुवल्लुरु, इन्हीं की एक रचना और है जिसे बोलते हैं कुरल, केवल कुरल। ये तिरुकुरल है, वो केवल कुरल है। रचनाकार कौन है, तो तिरुवल्लुर ही रचनाकार हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि तमिल का बाइबिल बोला जाता है, तमिल का बाइबिल बोला जाता है किसे, कुरल। अब मैंने आप लोगों को बताया था जीवक चिंतामणि, मणिमेखलय, ये सब रचनाएं संगम साहित्य की ही है, ठीक। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों की चीजें क्लियर हुई हैं और आप लोग नोट्स बना रहे हैं। एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आप में से कितने लोग नोट्स बना रहे हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं और नोट्स बनाना चाहते हैं। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल पर विजिट जरूर करिएगा। सभी वीडियोस के प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएंगे, हर सब्जेक्ट के अलग अलग और सीरियल के अनुसार क्रमवार आप लोगों को वीडियोस दिए गए हैं। आप लोग अपना नोट्स बनाइए और अपने प्रिपरेशन को पुश करते रहिए और अपनी सफलता की ओर बढ़ते रहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा का पूरा लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक मिनट, शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।